Good morning, friends. So today we are going to start our Constitution chapter Fundamental Rights एंड हम यहाँ पे देखेंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स में कितने राइट्स हैं, क्या है उसके फीचर्स, क्या हैं और क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं। फंडामेंटल राइट के इंट्रोडक्शन में तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड किए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। तो सम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस बिल ऑफ राइट्स से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि मैग्ना कार्टा उस चार्टर को कहा गया था जो किंग जॉन, इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में पहली बार मैग्ना कार्टा जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। एक बैरोन्स, वहाँ की पर्टिकुलर एक ट्राइब कम्युनिटी थी जिसको उनके प्रेशर में आकर उन्होंने पहली बार एक लिस्ट ऑफ या सेट्स ऑफ राइट इशू किए थे, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स आर जनरली मेंट फॉर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ इटसेल्फ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। एंड सेकेंड वी कम अक्रॉस दैट दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है, जैसे मटेरियल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम इनके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। सम फीचर्स जो हैं, ये फंडामेंटल राइट जो हैं, कुछ ऐसे इसमें से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन को भी मिलते हैं। तो हमें एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जैसे कुछ जो ये 5 आर्टिकल्स हैं, दैट इज़ 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। दिस इज़ अ ट्रिक। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो है वो खुद में एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, मतलब उनमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्टेट जो है उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स हम एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। दे आर जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होगा कि अगर अपन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर इट्स एनफोर्समेंट। अब एक और अगर बताऊं तो दे आर नॉट परमानेंट। नॉट परमानेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। बट केशव नंदा भारती केस जो एक लैंडमार्क जजमेंट है 1973 में आया था सुप्रीम कोर्ट को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसकी पावर जो पार्लियामेंट की है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स वो लिमिटेड है। लास्ट जो यहाँ पे फीचर्स में मैं डिस्कस करूँगा वो है कि फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, बट इसके दो एक्सेप्शन है। एमरजेंसी के ड्यूरिंग में सस्पेंड तो रहेंगे बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो चाहे इंटरनल इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं रहेंगे। और अगर मैं बात करूं कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 19 से हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मींस एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारे जो है वो हटेंगे। बाकी टाइम पे वो हमें इंटरनल इमरजेंसी है अगर, तो वो हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने फंडामेंटल राइट, मैंने बताया 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, पहले 7 थे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। सबसे पहले हमारे पास है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक डील करता है, जिसमें से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों अलग अलग चीज़ों से लिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी भी एक इंसान के खिलाफ नहीं होगी, ठीक है। सारे बंदे मतलब सारे पर्सन जो होंगे वो इक्वल होंगे, जो ऑर्डिनरी लॉ बनेगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो राइट है ये बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी चीज़ में हम लॉ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अगर लॉ की मैं बात करूं या मैं बात करूं कोर्ट की, तो इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि सारे सिटीज़न, भले वो गरीब हो, अमीर हो, लो हो, हाई हो, किसी भी क्लास का हो, इट डजेंट मैटर, उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलेगा। मतलब वो लॉ के सामने वो इक्वल है, जैसा एक प्राइम मिनिस्टर है वैसे ही एक कॉमन सिटीज़न भी है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 का सबसे पहले तो ये हो गया कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इन बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को होता है के लिए अवेलेबल होता है, मतलब फॉरेनर्स के लिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल हमने समझ लिया कि इस ग्राउंड पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसके एक्सेप्शंस जैसे हमारे पास हो गया कि पहला ये है कि स्टेट जो है वो परमिटेड है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल 1/3 ऑफ द सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती है फॉर द वुमेन इन पंचायती राज। ठीक है, या फॉर फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स के लिए जो है वो एक स्कीम आ सकती है। तो वो हमारे आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन और वॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, स्टेट जो है वो परमिटेड है कि सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन के जो पीपल हैं उनके लिए वो प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसीज इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें बनता है, ठीक है, अगर इन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, इनके लिए अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न बनाया जाता है तो वो वॉल्यूशन नहीं होगा आर्टिकल 15 का। अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कोई भी सिटीज़न को अगर हमें कोई ऑफिस जो स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट करी गई कोई ऑफिस है, तो अगर उस ऑफिस के लिए हमें अप्लाई करना है तो कोई भी सिटीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये राइट भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसका एक एक्सेप्शन जो है वो मेन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो है कि रेसिडेंस जो है एक कंडीशन बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल क्या था कि पहले अगर मैं 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 की बात करूँ तो उसके पहले क्या था, स्टेट जो है अपने पर्टिकुलर सिटीज़न के लिए एक रेसिडेंस जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते थे कि ये पर्टिकुलर पोस्ट में हमारे स्टेट का जो है रेसिडेंट वही अप्लाई कर सकता है। बट अब ये प्रोविज़न आर्टिकल 371D के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अप्लाई होता है। सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो या पार्लियामेंट वहाँ के लिए ही बस रेसिडेंस जो है एक ऐसा कंडीशन अप्लाई कर सकती है। और ये प्रोविज़न 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 से आया था। उसके बाद अगर कोई रिजर्वेशन किया है एम्प्लॉयमेंट में फॉर द एजुकेशनल और सोशली बैकवर्ड क्लास, मैंने पहले बता दिया, या एक जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी वॉल्यूशन नहीं होगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मंडल कमीशन मेंशन किया है, तो मंडल कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो मंडल कमीशन 1973 में बैठाई गई थी। ये कमीशन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जब आई थी तब बैठाई गई थी। उसका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मतलब रिजर्वेशन जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है 27% का, वो इसी के तहत आया था। ठीक है, उसके आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 बहुत ईजी है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी फॉर्म में हम अनटचेबिलिटी को नहीं फॉलो करेंगे। अनटचेबिलिटी जो है एक ऑफेंस है, पनिशेबल बाय लॉ, और इसके लिए एक लॉ बना हुआ है जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 जो 1976 में अमेंडमेंट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बन चुका है। ठीक है, आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये प्रोहिबिट करता है द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री, एकेडमिक एंड डिस्टिंक्शन ऑन एनीबडी वेदर सिटीजन ऑफ फॉरेनर। तो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में ये प्रोहिबिट नहीं करता है, कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो इसमें एक केस है दैट इज़ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। इसमें हुआ क्या था कि बंदे ने केस लगाया कि जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिलता है ये एक बंदे को एक टाइटल कन्फर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये कोई टाइटल नहीं कन्फर करते, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से उनको दिया जाता है। ठीक
ठीक है। और इसलिए ये कोई भी ये वॉयलेशन नहीं है आर्टिकल 18 का। ये जनरली जो आर्टिकल बनाया गया था आर्टिकल 18, वो जैसे ज़मींदार, राजा जी, ये जो टाइटल होते थे जो एक मतलब हेरिडिटी डिफाइन करते थे, ठीक है, जैसे, तो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करने के लिए बना था, ठीक है। उसके बाद करते हैं हमारे पास दैट सेकंड फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 जो है वो सिक्स राइट्स जो है गारंटीड करता है टू ऑल सिटीजन्स। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये ऐड किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो पार्ट है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से ऐड किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, हम कहीं भी राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, कुछ भी हम ऑक्यूपेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। देखो एक्चुअली जो था इसमें 7 राइट्स थे, 6 नहीं थे, बट वो एक राइट जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था, जो कि हट चुका है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 जो है वो लॉ के हिसाब से अगर देखें तो आर्टिकल 20, 21, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो कोई बंदे को अगर जब कोई बंदा ऑफेंस कमिट कर देता है और उसके बाद उसका कन्विक्शन होता है, मतलब वो जेल में जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके पास क्या क्या राइट अवेलेबल होते हैं, तो ये जनरली जो आर्टिकल 20 है ये बहुत सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर के लिए होता है और कंपनी और कॉर्पोरेशन पे भी अवेलेबल होता है। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, 3 इसमें राइट जनरली होते हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस दिन तुमने ऑफेंस कमिट किया है उस दिन का जो लॉ होगा वही तुम पे अप्लाई होगा। कोई नया लॉ बनता है या कोई पुराना लॉ जो पहले से एग्जिस्टेंस में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुमने जो एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, उस दिन पे जो लॉ था वही लॉ तुम पे अप्लाई होगा। नया लॉ बनता है, पनिशमेंट इंक्रीज आती है, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए कोई बंदा 2 बार पनिश्ड नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी बंदे को हम जो है वो फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के मतलब अगेंस्ट हिमसेल्फ कोई भी एविडेंस दे, मतलब खुद के खिलाफ कोई भी एविडेंस दे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वाइड और ये बहुत सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए होता है। इसमें 2 केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मतलब एक इंपॉर्टेंट इसमें कंसीडर करता है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट्रेशन है। ये जनरली डील करते हैं विद जनरली इट डील्स विद द प्रोटेक्शन एंड द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो मर्ली कन्फाइंड नहीं है टू द एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गो टू मेक मैंस लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। मतलब राइट टू लाइफ और लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस के साथ ही हमें रहना पड़ेगा। आर्टिकल 21 की अगर 21A की मैं बात करूँ, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, जो ऐड किया गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये कहता है कि बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसकी जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी स्टेट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में पहले से था, आर्टिकल 45 की अगर मैं बात करूँ तो, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी अब ये ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 22 की, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो डिटेंशन 2 टाइप की होती है, दैट इज़ पनिटिव एंड प्रिवेंटिव। पनिटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि किसी भी बंदे को हम जब ऑफेंस कर देता है तो उसको हम पनिश करते हैं फॉर द उसका ट्रायल होता है, फिर उसके बाद कन्विक्शन होती है। मतलब पनिटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बंदे को पनिश करते हैं उसने ऑफेंस कर दिया है उसके बाद। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा ऑफेंस करने जा रहा है तो उसको ऑफेंस करने से पहले अगर हमने उसको प्रिवेंट कर दिया है तो दैट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव। आर्टिकल 22 दो चीज़ों से डील करता है। पहला तो ये कि प्रिवेंशन अगेंस्ट द ऑर्डिनरी
लॉ, मतलब जो ऑर्डिनरी लॉ अवेलेबल में है, जैसे कि कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं कि पहला तो ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, दूसरा है वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, डिफेंड मतलब अपने आप को डिफेंड करवा सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, ठीक है। और वो 24 आवर्स के अंदर बिफोर मजिस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए आफ्टर अरेस्ट, और अगर उसकी डिटेंशन अनलॉफुल है तो विद इन 24 आवर्स जो है वो उसकी रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो डील करता है वो करता है ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव अरेस्ट। कैसा है, इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे डिटेंशन जो है 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती जब तक कि एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सफिशिएंट कॉज ना बता दे कि किस बेसिस पे इसकी जो है वो डिटेंशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। और उसके बाद ग्राउंड ऑफ डिटेंशन भी डेटिन्यू को बताना है एक तरह से, मतलब मैं बता दूँ उसका ये प्रोविज़न है कि आप जो भी बंदे को डिटेंशन किए हो उसको आप उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, ठीक है। और डेटिन्यू को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने लॉयर के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन करवा सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट की, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, सो इट जनरली प्रोहिबिट्स, पहला है सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, और चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। तीसरा है देवदासी। देवदासी जनरली इधर नॉर्दर्न इंडिया में फ्लरिश नहीं है, ये अगर मैं बात करूँ तो सदर्न इंडिया में फ्लरिश है। जनरली क्या होता था, देवदासी सिस्टम ये है कि इसमें वुमेन्स को जो है वो टेम्पल से अटैच कर दिया जाता था, और दे आर फॉर द ओनली फॉर द गॉड, वो अपने आप को अपनी जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गॉड के लिए वो करते थे, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो समर्पण कर देती थी, ठीक है। उसके बाद स्लेवरी को भी अबॉलिश करता है हमारा आर्टिकल 23। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन ये है कि मिलिट्री सर्विसेज और सोशल सर्विसेज के लिए स्टेट जो है वो बाई फोर्स जो है वो जो भी बंदे मिलिट्री में है और सोशल सर्विस कर रहे हैं उनके लिए स्टेट जो है वो बना सकती है, मतलब उनको फोर्स लेबर करने के लिए मतलब कह सकती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 की मैं बात करूँ तो ये प्रोहिबिट करता है ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम है वो किसी भी हजारियस एक्टिविटीज़ में, फैक्ट्री में, माइन में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, दैट इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है, एंड इट इज़ अमेंडेड इन 2016 एंड नोन एज चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस दैट इज, इसमें 4 हमें राइट मिलते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब इनर फ्रीडम, हम जिस भी गॉड को चाहते हैं, इंडिविजुअल जिस भी मतलब क्रिएचर पे, जिस भी रिलीजन पे बेस करता है वो अपने आप को मान सकता है, ठीक है। दूसरा है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब आप अपने एक रिलीजियस बिलीफ को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं ये रिलीजन प्रोफेस कर रहा हूँ। तीसरा है राइट टू प्रैक्टिस, आप अपना रिचुअल, रिलीजियस वर्कशिप, सेरेमनीज ओपनली परफॉर्म कर सकते हो। राइट टू प्रोपोगेट, आप ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आपके रिलीजन के लिए आपका आइडिया क्या है आप वो डिस्कस कर सकते हो। ये बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल होता है। अब हम यहाँ पे डील करेंगे आर्टिकल 26 से 26 जो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जनरली जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं या कोई भी रिलीजन है जो अपना खुद का एक रिलीजियस अफेयर जो भी होंगे चैरिटेबल पर्पस के लिए वो मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कोई भी बंदा फोर्स नहीं किया जा सकता है फॉर पेइंग एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या मैं बात करूँ तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती किसी भी बंदे को टैक्स पे करने के लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो जनरली ये होता है कि किसी भी बंदे को आप फोर्सफुली अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर नहीं मतलब थोप सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद जो है ये बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब इट प्रोवाइड्स राइट टू सिटीजन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व हिज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट
एंड कल्चर। ठीक है, कोई भी सिटीज़न इस बेसिस पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं किया जाएगा उसका एडमिशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली या पार्शली स्टेट फंड पे मेंटेन किया जा रहा है या किसी भी तरह का एड ले रहा है स्टेट से, कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन को, रेस को, कास्ट को या ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये जो पहला प्रोविज़न है, ठीक है, वो राइट एक ग्रुप को देता है, बट ये सेकंड प्रोविज़न है एडमिशन वाला, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को, जो मतलब माइनॉरिटीज़ इंडिया में, उनको दो राइट देता है। पहला तो ये कि उनके पास राइट है कि वो खुद की अपने मन की इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, और दूसरा, जब स्टेट कोई ग्रांट देगा किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, स्टेट प्रोवाइड करेगा ग्रांट, तो वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के थ्रू मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स। अब जो हमारा सबसे मेन फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि राइट के होने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रेमेडी ना हो। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट कन्फर्स राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऑफ द एग्रीव सिटीजन। मतलब किसी भी बंदे का अगर वो 5 फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइडेड हैं हमें अर्लियर, अब मैंने अभी पढ़ा है, वो अगर 5 फंडामेंटल राइट किसी भी बंदे का वॉयलेट होता है तो ही हैज़ राइट to directly approach the Supreme Court for enforcement of his fundamental rights. Dr. Bhim Rao Ambedkar, the father of Indian Constitution, has claimed Article 32 as heart and soul of the Indian Constitution. ठीक है, अब इसके हमारे पास दो राइट है। पहला तो ये कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर द वॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद इस पे रिट्स इशू करेगा, रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस इन द नेम ऑफ हैबियस कॉर्पस, मंडामुस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी एंड क्यू वारंटो। अब रिट्स जल्दी समझते हैं क्या होती है। जनरली हैबियस कॉर्पस रिट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा अगर इलीगली डिटेंड किया जाता है तो विद इन कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि अगर इसकी इलीगल जो है इलीगल डिटेंशन अगर इसका हुआ है तो विद इन 24 आवर्स उसको रिलीज़ कर दो। मंडामुस कहता है कि वी कमांड मतलब कोई ऑफिशियल है, ठीक है, तो किसी ऑफिशियल को हमारा ये होता है कि अगर कोई ऑफिशियल है तो हम उसको कोर्ट उसको डायरेक्ट करता है कि तुम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करो। प्रोहिबिशन का मतलब, प्रोहिबिशन और सर्जरी जनरली दोनों से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि दोनों कोर्ट से रिलेटेड, मतलब हायर कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक रिलेटेड होते हैं। और इसमें अगर एक ट्रिक ये होगी कि दैट इज़ प्रोहिबिशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब प्रोहिबिशन पहले होगा, क्योर बाद में होगा। तो प्रोहिबिशन से प्रोहिबिशन और क्योर फॉर सी फॉर सर्जरी। तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि जनरली कोई भी अगर केस है, ठीक है, और अगर वो किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाता है तो हायर कोर्ट जो होगा या सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगा कि ये पर्टिकुलर केस आपके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इसलिए वो केस अपने पास ले लेगा। ठीक है, सर्जरी क्या होता है? सर्जरी एक मतलब एक्ट होने के बाद का काम है। मतलब कोई भी कोर्ट ने एक पर्टिकुलर एक्ट में ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, बट वो ऑर्डर कोर्ट को लगता है कि उसके ये जो उसने ऑर्डर दिया है ये वॉइड है क्योंकि उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, तो उस ऑर्डर को क्वैश करके वो अपने पास वो अपने मतलब वो मैटर अपने पास मंगा लेगा। ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये जनरली एक पब्लिक सर्वेंट के लिए क्वेश्चन होता है कि आप किस अथॉरिटी से ये पब्लिक ऑफिस आप जो होल्ड कर रहे हो, किस अथॉरिटी से आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आर्टिकल 31 जो कि अब नहीं है, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ बीन रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और जनरली क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आर्टिकल 19(1)(f) में भी था एक राइट, और आर्टिकल 31 में हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था कि मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर मेड बाय द लॉ। बट क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे मैं कहूँ तो मतलब जब से ये बना था फ्रॉम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे डिबेट हुए हैं, बहुत डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारे दिस वाज द मेन आर्टिकल बिटवीन द कॉन्ट्रावेंशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस हैज़ बीन रिपील्ड एंड नाउ राइट टू प्रॉपर्टी एक मेयर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 which is same that no person shall be deprived of his right to property except by state। ठीक है,
उसके बाद अपन डील करेंगे क्रिटिसिजम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स अपन ने सारे डील कर लिया, उसके क्रिटिसिज्म ये हो जाएंगे। पहला तो ये कि एक्सेसिव लिमिटेशन है। एक्सेसिव लिमिटेशन का मतलब कि अगर अभी अपन ने जितना भी अपन ने अभी देखा फंडामेंटल राइट, उसमें जितना राइट बताया नहीं गया है उससे ज़्यादा उसमें लिमिटेशन इम्पोज की गई है। तो मतलब एक्सेसिव लिमिटेशन से ये लगता है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल का ये है कि राइट का आपने ये नहीं बताया कितना राइट इन्जॉय किया जा सकता है, पर आपने इतना बता दिया है कि इसकी एक लिमिट है, ठीक है। उसके बाद कोई सोशल इकोनॉमिक राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही मेंशन किए गए हैं। बट कि अगर हम और कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, जैसे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से करें या चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से करें, तो वहाँ पे सारे सेट्स ऑफ राइट्स हैं, सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही प्रोवाइड किए गए हैं। नो क्लैरिटी। नो क्लैरिटी क्यों? क्योंकि एम्बिगियस है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, फिर प्रोविजंस के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। नो परमानेसी। नो परमानेसी का अगर मैं करूँ तो नो परमानेसी मतलब दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, दो देयर इज सम लिमिटेशन टू दैट, बट they are not permanent because right to property has been repealed. And the suspension during emergency to accept article 20 and 21, all articles are suspended during the emergency, and article 19 के 6 राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही जो है वो सस्पेंड रहते हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव रेमेडी है, मतलब अगर आप अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाओगे या हाई कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 226 के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब आपका खर्चा लग जाएगा, या एक कॉमन मैन, पुअर मैन वहाँ पे नहीं जा सकता अपने मतलब राइट को एनफोर्स कराने के लिए। तो दैट इज़ मतलब एक्सपेंसिव रेमेडी है, ठीक है। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, ठीक है। एंड थैंक यू।